नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड मुद्दा रहा है। और आज का दिन तो आपको याद ही होगा 9 अगस्त, जिसे कि आदिवासी दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किया गया है। अब इसकी कहानी क्या है, ये आदिवासी लोग कौन हैं, ये कौन इनकी बातें होती हैं कि नहीं होती हैं, हर देश में आदिवासी लोग होते हैं। इनकी एक्चुअल क्या कहानी क्या है, भारत में आदिवासियों का क्या हाल-बेहाल है, उनके साथ जब ये आदिवासी हैं, तो बाकी के लोग कौन लोग हैं? और इनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है या जो घर का जो वो होता है, मालिक होता है, तो उस तरह से इनके साथ बिहेवियर हो रहा है। क्या है पूरी कहानी? इस पर हम आज जानेंगे डिटेल से। तो दोस्तों लिंक को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपको कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी, जो खबरें आपको कोई भी नहीं बताता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया ही क्यों ना हो और एजुकेशन की बुक में तो ये पढ़ाएँगे ही नहीं कभी। कभी नहीं पढ़ाएँगे ये। तो इसीलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है, स्ट्रीम होती है, जो यहाँ पे डिबेट्स होते हैं, उन सबका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। तो हम इसी मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसको डिटेल से समझेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, चल क्या रहा है। इस पर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ये बता दूँ कि 1993 में यूनाइटेड नेशन ने आदिवासी दिवस को घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली थी और 9 अगस्त को पूरी दुनिया में आदिवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि हर देश में आदिवासी होते हैं। आदिवासी को ही मूल निवासी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि हर देश में जितने भी लोग हैं फिलहाल अवेलेबल हैं, उनमें से जो आदिवासी होंगे, वो वहाँ के मूल निवासी होंगे यानी सबसे पहले उस ज़मीन के, उसके संसाधनों के वो हकदार होते हैं। और उसके बाद से बाहर के लोग घुसपैठ करते हैं या आते हैं या बसते हैं, ये पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चर्चा का हमारा विषय रहेगा, उसके लिए मैंने कई सारी बुक खोजी, उसमें से एक अच्छी बुक मुझे मिली है, उसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ये कहीं पे भी ऑनलाइन से भी मँगा सकते हैं, आप किसी प्रकाशक से भी कॉन्टैक्ट करके मँगा सकते हैं। लेखक हैं गंगा सहाय मीणा। इन बुक का नाम है आदिवासी चिंतन की भूमिका। आप चाहें तो मूल निवासी मेगामार्ट से भी कॉन्टैक्ट करके इस किताब को मँगा सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। बड़ी खूबसूरत किताब है, बहुत अच्छी डेटा दी है इन्होंने। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी जानकारी जो आपको कहीं नहीं बताई जाती। सबसे पहले तो एक चीज़ जानिए कि भारत के संदर्भ में यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले घर की सफाई और घर की बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो भारत में आप देखेंगे कि आज कहने को बहुत सारे धर्म ग्रंथ अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग जो हैं लाखों करोड़ों साल की बात करते हैं, इतना पुराना पता नहीं क्या-क्या ढो के आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों की जो किताबें हैं, उनमें भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, उनको विलेन की तरह पेश किया गया है, उनको नकार दिया गया है और उनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी गई है, भले ही वो किताबें जब भी लिखी गई हैं। कहीं-कहीं पे ऐसा भी किया गया है कि कुछ चीज़ों को इतना तोड़-मरोड़ कर बिल्कुल काल्पनिक जैसा प्रस्तुत कर दिया गया है। उससे बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। कभी-कभी आप देखेंगे कि आदिवासी लोग भी कुछ-कुछ प्रतीक चिन्हों को उठाकर कहेंगे कि ये मेरा है और ब्राह्मणिकल सिस्टम ने इसका ब्राह्मणीकरण करके अपना देवी-देवता बना लिया है। जबकि इतिहास गवाह है, हमने देखा है कि भारत में जो शमन कल्चर होता था, मौर्यंस के समय में भी जो समन कल्चर हुआ करता था, तो समन लोग जंगल में रहा करते थे और जंगल में ही आदिवासी भाई लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ा कनेक्शन था समन लोगों का।
अब वो समन लोग ही गायब हो गए हैं, वो समन लोग कहाँ हैं? इस पर बहुत गहन रिसर्च की ज़रूरत है। फिर महायान का दौर आया, महायान ने चित्र और जो मूर्तियाँ थी वो बनानी शुरू कर दी। तो पूरी मूर्ति कला और जो चित्र बनाने की पद्धतियाँ हैं, वो महायान से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। तो आज की डेट में जो लोग मूर्ति और चित्र की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे महायान के बाद की बातें हैं। उससे पहले की ये बातें नहीं हैं। तो यहाँ पे कई सारे विशेषज्ञ लोग हुए हैं, उनमें से एक विशेषज्ञ हैं रंजीत साहू। वो क्या लिखते हैं, उनकी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। वो लिखते हैं, आदिवासियों का इतिहास और उनका नृत्य शास्त्र अधिकांशतः उन लेखकों द्वारा लिखा गया जो औपनिवेशिक शासकों की सेवा में नियुक्त थे। यानी कि ये कह रहे हैं कि आदिवासियों का इतिहास अभी तक सही से लिखा ही नहीं गया है। जिन लोगों ने भी लिखा, वो लोग जो हैं औपनिवेशिक शासकों के अधीन थे और वो जो लिखना चाहते थे, जो उनका शासन प्रशासन अलाउ करता था, जो वो दिखाना चाहते थे दुनिया को, वही उन्होंने दिखाया। कभी भी आदिवासियों का उनका पक्ष कभी आज तक सामने आ ही नहीं पाया है। ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। वो लिखते हैं, उन लेखकों द्वारा लिखा गया जो औपनिवेशिक शासकों की सेवा में नियुक्त थे, उन्होंने जनजातियों द्वारा किए गए कार्यों के विनाशक पहलुओं पर जोर दिया तथा व्यापार, खोज और राजनीतिक व सांस्कृतिक संस्थाओं में उनके योगदान की उपेक्षा करते हुए एक जैसी तस्वीर खींची जो अधूरी और विकृत थी। देख पा रहे होंगे आप कि बिल्कुल जो खाका खींचा भी गया है, वो अधूरा है और विकृत तरह से खींचा गया भारत के आदिवासी समाज का। परिणाम यह हुआ कि आदिवासी जीवन को लेकर आम धारणा आज भी काफ़ी धुंधली और एकपक्षीय है। बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखा है। आज भी आप जो शहरों में लोग रहते हैं, उनसे आदिवासी लोगों के बारे में पूछेंगे, तो उनको या तो कुछ पता नहीं होगा या वो कहेंगे अच्छा वो जंगल-वंगल में रहते हैं, अच्छा वो फिर कोई-कोई उसमें से ऐसा भी होगा जो सीधे नक्सलवाद और माओवाद की बात करने लगेगा। अच्छा वो लोग वहाँ ऐसे-वैसे, ये खाका खींच दिया गया है। भारत के उन लोगों के प्रति जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, जो सबसे पहले यहाँ के संसाधनों के हकदार हैं। तो आगे और ये देखें, ये लिखते हैं, एक और आदर्श तो दूसरे सिरे पर भ्रष्ट। विद्वानों ने उन्हें अपने-अपने खाके में फिट करने की कोशिश की है और इसी कोशिश में अपनी सुविधानुसार उनके जीवन और संस्कृति की व्याख्याएँ की हैं। मतलब पूरी तरह से जो वो दिखाना चाहते थे लेखक, वही उन्होंने दिखाया। और आज भी आदिवासी समाज के बहुत सारे जो यूट्यूबर्स लोग हैं या उनके जो विद्वान जन हैं, वो भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि उनकी असल इतिहास क्या है। क्योंकि जब इतिहास अंग्रेजों के समय में लिखा जा रहा था, तो लिखने वाला उसी समय सारा घाल-मेल कर दिया। अब उसी के अनुसार बाद वाले लेखकों ने उसी को रेफ़रेंस मान के आगे लिखते गए, फिर उसको रेफ़रेंस मान के उसका अगला लिखता रहा और इस तरह से जो फ़र्ज़ी इतिहास खड़ा कर दिया गया अंग्रेजों के समय में, जो ब्राह्मणीकरण इतिहास खड़ा कर दिया गया, उसी को सभी लोगों ने इतिहास मान लिया, जो कि असल सच्चाई नहीं है। भारत में ट्राइबल्स का इतिहास अगर आपको जानना है, वो भी आर्कियोलॉजी के माध्यम से ही आपको खोजना होगा, या जो पुराने नोट्स हैं, जो पुराने जो भारत के जो विदेशी ट्रैवलर्स आए थे, उनके जो नोट्स हैं, उनके माध्यम से खोजना होगा। ज़रा आप एक बार ध्यान दीजिए, जो लोग पूरी दुनिया में गए भारत से ज्ञान प्रचार के लिए, बौद्ध मार्गी, क्या वो अपने ही देश के आदिवासी लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं किए होंगे? जो वो जंगल में रहते थे, शमन लोग जंगल में रहते थे, क्या उनका आपस में कनेक्शन नहीं रहा होगा? इन सारी तमाम बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके और पूरी तरह से ब्राह्मणीकृत इतिहास खड़ा कर दिया गया है। ये आगे लिखते हैं, ऐसे में ज़रूरत है कि एक सही दृष्टिकोण अपनाने की और मूल्य निर्णय देने से बचने की। तो ये बहुत ही अच्छी इन्होंने बात की है। अब सबसे अच्छी एक बात मैं आपको बताऊँ कि अभी भी जो भारत सरकार है, उसने आदिवासी नहीं माना। जो भारत का आदिवासी समाज है, उसको इन लोगों ने आदिवासी नहीं माना।
इन्होंने जनजाति कह के उस पर लीपापोती करने की कोशिश की और इसका तरीका ये था क्योंकि रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आदिवासी समाज है, उसकी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए आदिवासी लोगों को भेजना चाहिए था। तो जब 1993 में जहाँ आदिवासी दिवस की घोषणा की गई थी जेनेवा में, यूनाइटेड नेशन ने, वहाँ पे जो भारत से शिष्टमंडल गया था, वो बड़े धुरंधर लोग भेजे गए। वो जाके बंदे वहाँ पे सीधे इनकार कर दिया, नहीं भई हमारे यहाँ कोई आदिवासी नहीं होता, हमारे यहाँ तो जनजातियाँ रहती हैं। और इन्होंने देखें ये यहाँ पे लिखते भी हैं, मेंशन भी करते हैं, भारतीय सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं रही। जेनेवा में 1993 में देशज लोगों, देशज मतलब इंडिजिनियस, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, लोगों के कार्यदल की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल ने भारत में देशज लोगों के अस्तित्व को ही नकार दिया। लीजिए भाई साहब, सीधे सीधे-सीधे इनकार कर दिया कि नहीं भई हमारे यहाँ तो कोई देशज ही नहीं है, इंडिजिनियस ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई आदिवासी ही नहीं है। इसी क्रम में आदिवासियों पर नस्लवादी टिप्पणी करने वाली फ़िल्म एमएसजी 2, देख लीजिए, एक मूवी भी आई थी जिसमें एमएसजी 2 थी, जिस पर कि आदिवासी जो समूह है उस पर नस्लवादी टिप्पणी की गई थी। उस पर एफआईआर दर्ज की गई, कोर्ट कचहरी चला और उसमें जो है दिल्ली उच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका ये कहना था कि फ़िल्म में आदिवासियों के बारे में की गई टिप्पणी भारत के किसी समुदाय के बारे में नहीं है। सीधे-सीधे इनकार कर दिया कि नहीं भई ये किसी भी आदिवासी किसी भी समुदाय के बारे में नहीं है, यहाँ तो अनुसूचित जनजाति रहती है, कोई आदिवासी नहीं है। ये कह के जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ से बचने मतलब उस मुद्दे को टाल दिया गया। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लेखक ने लिखा भी है, दिल्ली उच्च न्यायालय का केस नंबर ये आईपीए 782015, ये फैसले का उन्होंने नंबर भी दे रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत में जो आदिवासी लोग हैं, उनको आदिवासी तक भी नहीं कहा गया, पहले जनजाति कह के टाला जाता रहा और अब जो है उनको हिंदू कहने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, ये तो हिंदू हैं ही नहीं, इनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने का पूरा शुरू से ही प्रयास चल रहा है।